और हमारे साथ अब मार्केट आउटलुक पर बात करने के लिए नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है इस समय। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर आऊँ इससे पहले, क्या आईटी में अब एक साइन बन रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर, जिस तरीके से टीसीएस का प्राइस एक्शन रहा है या बाकी भी प्राइस एक्शन रहे हैं, या फिर अभी इट्स टू अर्ली टू कॉल? नहीं, आपका सवाल सही है कि ये लेवल पे आईटी जो पिछले करीबन 2 सालों में ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। आईटी इंडेक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स, टीसीएस इन पर्टिकुलर आई थिंक काफ़ी ठुक गया है एज़ वेल। पिछले 2 सालों में 5 साल, 3 साल, 1 साल और ईयर टू डेट ये स्टॉक्स ने कुछ किया नहीं है। नन ऑफ द आईटी कंपनीज़ हैव रियली परफॉर्म्ड। मुझे लगता है कि टीसीएस के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स कमेंट्री और आज के पेपर में जो इंटरव्यू है उनके सीईओ और सीएफओ का, उससे ये लग रहा है कि एआई रेवेन्यूज हैव स्टार्टेड फाइनली कंट्रीब्यूटिंग, ऐसा लग रहा है। जो उन्होंने बताया कि टोटल 7.5 बिलियन का जो रेवेन्यू रहा पिछले क्वार्टर का, उसमें से करीबन 33% या 34% रेवेन्यू एआई से आया। उनका यही लेकिन कहना है कि ये एआई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, एआई ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और ड्यूरेशन 4 से 9 महीने तक की है। तो ज़्यादा नहीं है, मल्टी ईयर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अभी ये भाव में मतलब आज की तारीख में आप देखिए कि एफवाई 28 पी पर टीसीएस इज ट्रेडिंग एट 13 से 14 टाइम। ऐसा वैल्यूएशन तो मैंने टीसीएस की लाइफ में कभी देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिस कुड बी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि लेट अस वेट एंड वॉच टिल अदर आईटी कंपनीज के भी रिजल्ट आते हैं और उन्होंने एआई के क्षेत्र में कैसा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है मैं खुद रुक जाऊंगा टिल आई सी मोर एविडेंस ऑफ एआई बिकमिंग फॉर्मिडेबल। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई आईटी की। दूसरा सेक्टर जहां पर हमने काफ़ी अच्छे मूव देखे हैं वो है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बड़े वाले, या एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। और ये सब तब हुआ जब एफआई की सेलिंग भी काफ़ी कम हो गई है, कई दिनों तो बाइंग भी हुई है। क्या यहाँ पर भी एक सेंस है सेलिंग एग्जॉशन का? आपकी बात सही है कि एफआई का मैक्सिमम जो सेलिंग हुई है वो बैंक्स में हुई है। बैंक्स और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, ये दो क्षेत्र है जहां पे उन्होंने मैक्सिमम सेलिंग की है। उसकी ये और वजह भी है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। मतलब मार्केट कैप बड़ा है, लिक्विडिटी ज्यादा है। और जो बड़ी बैंक्स को आप देखें, फ्री फ्लोट करीबन 75 से 80% फ्री फ्लोट है। तो वो हिसाब से जब देखें कि इतना इतना सेलिंग आया है बैंक्स में। और बैंक्स का आप ये भी सोचिए कि एचडीएफसी बैंक जो प्री कोविड 4 से 4.5 टाइम्स 1 ईयर प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता था, आज की तारीख में इट इज एट 1.8 टाइम्स। 4.5 और 4.5 के बीच में बायर लाइन में खड़े थे, आज लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि 1.7 1.8 टाइम्स प्राइस टू बुक में खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मतलब मुझे लगता है कि द वर्स्ट मे बी ओवर नाउ। और दूसरा जो आपने पूछा फ्रॉम एन एफआई पर्सपेक्टिव, जब मैं देखता हूं कि टोटल सेलिंग जो हुआ है इस साल 13 से 14 बिलियन का सेलिंग हुआ है बाय एफआईज इनटू फाइनेंशियल्स, मुझे लगता है कि इट इज टाइम टू स्टार्ट रीलुकिंग एट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स फॉर श्योर। प्राइवेट बैंक्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू गौतम जी का। गौतम जी, पिछले लगभग 10 दिन से रियल स्टेट में एक अच्छा रिवर्सल है। कुछ रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक रियल स्टेट में जो प्रीमियम है, लग्जरी जो हाउसिंग है, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। फ्लैट्स हाथों हाथ बिक रहे हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग में डी ग्रोथ है। मुंबई का मार्केट अच्छा कर रहा है, बेंगलुरु इज डूइंग वेल, दिल्ली एनसीआर में डी ग्रोथ है। आपकी सोच क्या कहती है इस वक्त? रियल स्टेट अब जुड़ा हुआ है 3 चीज़ों से, रियल स्टेट इटसेल्फ, एंसिलरी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां। यहाँ पर आपका ठीक क्या है इस वक्त? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लग्जरी फाइनेंस घर को फाइनेंस नहीं करती है। तो ये इन सम सेंस जो इम्प्रूवमेंट थोड़ी थोड़ी जो आई है दैट इज मेनली एट द लग्जरी साइड। और जो माल बिक रहा है रियल एस्टेट डेवलपर्स का, तो वो मोस्टली प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में बिक रहा है। और जो आपकी बात सही है कि अफोर्डेबल सेगमेंट इज नॉट डूइंग टू वेल। तो मेरा ये सोचना है कि एज ऑफ नाउ, इवन दो कि ये रियल एस्टेट स्टॉक्स काफी गिर चुके हैं पिछले 3 सालों में,
अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इट इज वर्थ बाइंग। तो हम लोग तो फिलहाल रियल एस्टेट में इंटरेस्ट वी आर नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। ओके, ये रियल एस्टेट पे गौतम जी का व्यू। अच्छा सर, एक दो थीम्स जो और इमर्ज हो रही हैं मेरे ख्याल से 2022, 23, 24 में अच्छा पैसा बना के दिया, वो थे होटल्स, है ना। ये हमारी अब जीवन शैली में है। वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स, एक्सटेंडेड वीकेंड और जो नॉर्मल हॉलीडेज होते हैं उस पर लोग जी भर के स्पेंड कर रहे हैं। होटल्स में आपका व्यू क्या है इस वक्त? होटल्स में व्यू बहुत पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो आपकी बात सही है कि होटल इंडस्ट्री में जो बदलाव आया है और जिस तरह से भारत के वासी लॉन्ग वीकेंड हो या इवन लॉन्ग 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड हो तो एक और दिन लेके 4 दिन का हॉलिडे बनाते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो नया एक्सपीरियंसेस का जो जो फैसिनेशन आ गया है इंडियंस में, मुझे लगता है कि ये जारी रहेगा। होटल जो 10 साल पहले 2 या 3 होटल कंपनी थी जो लिस्टेड थी, आज की तारीख में 10 से 12 होटल कंपनीज हो गई है। वी आर पॉजिटिव ऑन द सेक्टर और मुझे लगता है इसमें ग्रोथ विल कंटिन्यू। और ऑफ कोर्स ये ना भूलना चाहिए कि जो अपने प्रधानमंत्री ने बोला है कि जहां तक हो सके आने वाले 12 महीनों के लिए फॉरेन ना जाए और प्लीज हॉलिडे इन इंडिया, उसको भी ये इंडियन होटल कंपनीज का फायदा होने वाला है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए हो गई होटल सेक्टर पर एक व्यू। और फार्मा में क्या व्यू है अब आपका गौतम जी? फार्मा ने भी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, इस समय फार्मा पर क्या व्यू रखेंगे? फार्मा मुझे लगता है इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर। आपकी बात सही है कि काफी सालों तक कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, लेकिन पिछले 6 से 8 महीनों में देयर इज स्टार्टेड टू बी एन इम्प्रूवमेंट। तो बट इट इज वेरी स्टॉक स्पेसिफिक। तो जहां एक्सपोर्टर्स है वहां पे इतना कुछ खास प्रभाव नहीं आया, लेकिन डोमेस्टिक जो फार्मा है देयर इज बीन आई थिंक अ बिगर अपॉर्चुनिटी। ओके, कोई और स्पेस जहां पर आप पैसा लगा रहे हैं इस समय? ईवी, न्यू एज, कैपिटल मार्केट, कोई भी थीम जो अच्छी लग रही है आपको? हमारे फंड में 21% और द हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन है टू पावर। और हमें ये भी लगता है कि आने वाले 5 से 10 सालों तक पावर में ग्रोथ जो आ रहा है और जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं विल कंटिन्यू टू लिफ्ट द एंटायर पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर के अंदर जो वीक लिंक है वो है ट्रांसमिशन। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये पूरा ट्रांसमिशन का इकोसिस्टम स्टडी करना चाहिए। हर एक कंपोनेंट सप्लायर को भी स्टडी करना चाहिए। मुझे लगता है बड़ा पैसा उसमें बनेगा। और दूसरी बात है डेटा सेंटर्स की। डायरेक्ट प्ले अब तक कोई लिस्टेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन वहां पे भी एंसिलरी प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे इंडिया में बढ़ रहा है। 100 बिलियन का निवेश होने वाला है आने वाले 6 या 7 सालों में। तो जहां पे भी कैपेक्स हो रहा है, फॉलो द कैपेक्स ट्रेल। आई टेल ऑल माय इन्वेस्टर्स, जहां कैपेक्स हो रहा है उस पे उस क्षेत्र में फोकस कीजिए। और मुझे लगता है वहां पैसा पैसा ज्यादा बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक थीम और जिस पे मैं शायद चर्चा करना चाहूँगा आपसे गौतम जी, वो है एनबीएफसीज। हालांकि आप अपने बैंक्स पे अपना एक व्यू दिया है, प्राइवेट बैंक्स पे आप एक स्ट्रॉन्ग व्यू रखते भी हैं। अब एनबीएफसीज, कन्वेंशनल जो एनबीएफसीज हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को आपने पहले ही रद्द के किनारे कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे लग्जरी में एचएफसीज का कोई योगदान नहीं होता है। गोल्ड में एक सब्सटेंशियल डिप है, तो गोल्ड में डिप का जो एक डिसएडवांटेज है वो जो गोल्ड एनबीएफसीज हैं वो थोड़ा सा अभी झेल रही है। बट मोटे तौर पे एनबीएफसीज में आप कौन से श्रेणी में, कौन से, अगर आप देखें सेगमेंट में ज़्यादा बुलिश हैं इस वक्त? हमारे यहाँ हमारे फंड में रादर वी हैव अफोर्डेबल हाउसिंग एनबीएफसीज, जहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग का फाइनेंसिंग करते हैं और जहाँ पैसे की जरूरत है, जहाँ फाइनेंसिंग की जरूरत है। जो लग्जरी घर खरीद रहे 50 करोड़ के 60 करोड़ के, उनको उनको फंडिंग की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। लेकिन अफोर्डेबल साइड में द स्कोप इज ह्यूज, बिकॉज वहां पे जो आम आदमी है उसको ऑब्वियसली दे नीड फंडिंग फॉर बाइंग। गाड़ी खरीदनी हो या ऑटो खरीदना हो, गाड़ी घर खरीदना हो। और गोल्ड लोन में शायद जो आपकी बात सही है कि
थोड़ा बहुत गोल्ड के प्राइसेस, सोने के भाव में गिरावट आई है, लेकिन मुझे लगता है लॉन्गर टर्म अपने देश में इतना सोना है कि दैट हैज टू बी मोनेटाइज्ड, और वी आर वेरी बुलिश ऑन द गोल्ड लोन कंपनीज। ओके, बुलिश ऑन गोल्ड लोन कंपनीज, ये हो गई बात इस समय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए Thank you. और अपना व्यू हमारे सामने रखने के लिए।